हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है आपका कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे। अब मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें मैं आपको जो मेन टॉपिक्स आपके पेपर में आने वाले होते हैं, जो पेपर में आते हैं, जीआईबी में भी आते हैं, सीआईबी में भी आते हैं, पर मेनली ये टॉपिक जीआईबी के पेपर्स में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पीपीवी में भी हैं और आपकी जो लास्ट पेपर है उसमें भी है, लीगल वाला जो पेपर है। ठीक है, और इन चीज़ों का यूज़ आपका अकाउंटिंग में भी थोड़ा बहुत दिखता है आपको। ठीक है, अब देखिए इसके आपको मैं एक चैप्टर प्रोवाइड, हर चैप्टर में बार बार ये चीज़ समझाऊँ, उससे बेटर मुझे ये लगा कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ जिसमें हम ये चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यही एक टॉपिक नहीं, मैं इससे और भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत मेन है और छोटे छोटे वीडियोज़ में ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और पेपर में आपको रिव्यू करने में भी आसानी रहेगी। और ये मैं आपको बता दूँ कि इससे जो आपका रिटेल वाला पेपर है ना, उसमें लास्ट टाइम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था भी। ठीक है, तो आप हम वही चीज़ देखते हैं। तो टॉपिक जो हमारा नेम है वो टाइप ऑफ चार्जेस ओवर सिक्योरिटीज। ठीक है, और मैं रिटेल की जो बात बता रही थी वो सीआईबी के जो थर्ड पेपर इलेक्टिव पेपर होता है रिटेल बैंकिंग, उससे रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या होता है, हमारे चार्जेस क्या चीज़ होती है। देखिए आपका जो चार्ज होता है ना, क्रिएशन ऑफ चार्जेस बाय द बोरोअर ऑन वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एसेट्स मींस क्रिएशन ऑफ अ राइट इन फेवर ऑफ द बैंक टू गेट पेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट आउट ऑफ द चार्ज सिक्योरिटीज। ठीक है, मींस क्या होता है, आप सिक्योरिटीज किस पे लेते हो, जैसे आपने किसी को आपने लोन लिया बैंक से। ठीक है, तो आप एक चार्ज क्रिएट कर देते हो कि इस चार्ज के थ्रू क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है, जैसे आपने क्रेडिटर के पास वो चीज़ रख दी, ठीक है, आपने गिरवी रख दी, लेकिन जो ओनरशिप है वो हमेशा आपके पास ही रहती है, वो क्रेडिटर्स को ट्रांसफर नहीं होती है। जिससे आपने लोन लिया, जिसको आप वो कर रहे हो, अब उसको ट्रांसफर नहीं होती है आपकी। ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे कुछ एक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसे होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए क्या टॉपिक दे रखा है, वेरियस काइंड्स ऑफ चार्जेस ओवर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, जो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, इजिली नेम से समझ में आ रहा है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या हो, मतलब एग्जांपल देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का। आपका लैंड होता है, बिल्डिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका चार्ज बनता है ना, उसको मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक है, हम उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है, आपका जो भी जमीन है या आपका घर है उसको गिरवी रखवा लेता है ना। ठीक है, आप कैसे करोगे, आप मान कोई जमीन लिया, उस पर लोन ले रहे हो उस जमीन को खरीदने के लिए, तो आप क्या चीज़ अब सिक्योरिटी दोगे, तो आप उनको सिक्योरिटी में क्या करते हो, जो आपने जो जमीन कर दी है उसको मॉर्गेज कर देते हो, और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप उसको छुड़वा लेते हो। ठीक है, वही चीज़ होगी ना, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो चार्ज बनता है उसको मॉर्गेज कहते हैं। ये किस एक्ट के अंदर आता है, ये आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 58। ठीक है, देखो लास्ट टाइम ना इसी टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिटेल में आया था कि जो ये वाला एक्ट होता है ये किस सेक्शन में आता है, कि मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन था, तो वो पेपर में आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं, अनसिक्योर्ड जो आपके सिक्योरिटी डेप्थ होते हैं, अनसिक्योर्ड डेप्थ होते हैं, तो उसमें कौन सी रहता है टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, आपके बुक डेप्थ हो गए, लाइफ पॉलिसीज हो गई। ठीक है, तो ये सब आता है। तो इसमें जो चार्ज बनता है ना उसको असाइनमेंट बोलते हैं, और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 130 के अंडर में आता है। ठीक है ना, ये चीज़ तो देखो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई क्या कुछ कर नहीं सकता। अब आपके जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, गुड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कौन कौन से हुए, प्लांट हुई, मशीनरी हुई, स्टॉक्स, व्हीकल्स हो गए। ठीक है, तो इसमें जो आपका होता है ना, आप प्लेज लेते हो या फिर हाइपोथेटिकेशन करते हो। ठीक है, और आप लियन भी मार्क कर सकते हो। ठीक है ना, आपने इतना लियन मार्क कर दिया, जो भी एग्रीड होता है, जो भी बैंक और बोरोवर के बीच में जो भी एग्रीशन होता है, एग्री कराते हैं जो भी आपस में, उससे ये किसके अंडर में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लेज जो होती है सेक्शन 172 के अंदर आता है। हाइपोथेटिकेशन जो होता है वो सरफाइसी एक्ट होता है सेक्शन 29 के अंदर। ठीक है, सरफाइसी जो है ना, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सीआईबी में भी देखोगे, जीआईबी में भी देखोगे। देखो जीआईबी इसलिए ही पहले कराई जाती है कि जो फंडामेंटल्स डिटेल्स हैं, वो जो डेफिनेशंस हैं वो आप पहले सीख लो, क्योंकि जब आप सीआईबी का पेपर देने जाओगे ना तो उसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की जाती, उसमें डायरेक्ट नेम आएगा प्लेज। अब पहले आप जीआईबी में अगर आपने प्लेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्लेज क्या होता है, और सीआईबी में आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ होती है। ठीक है ना, अब आपका पेपर सिक्योरिटीज होता है जिसमें कौन कौन से आते हैं, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ठीक है ना, उसमें आप लियन मार्क करते हो, एज अ चार्ज जो है ना वो लियन मार्क्ड होता है, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 170 एंड 171 के अंडर में आता है। ठीक है,
एंड देन होता है पर्सनल गारंटी, जिसमें होता है प्रमोटर्स एंड थर्ड पार्टी गारंटी लेते हो आप, ये पर्सन की लायबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको आप गारंटी जो आपने वो लिया है, गारंटर लिया है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 126 के अंडर में ये आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली, याद आप ही को करना है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्जेस कौन कौन से होते हैं। फिक्स चार्जेस होते हैं। फिक्स चार्जेस क्या होते हैं? इट इज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टीज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरीज whose identity does not change during the period of loan. The debitor has no right to dispose of the assets after the creation of charge without consent of the creditor, ठीक है। मीन्स समझ गए? फिक्स्ड बिल्कुल क्लियर हो गया। फिक्स चार्ज अपना क्या होता है? ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर आपका मतलब ऐसा नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टीज ही हैं, आपका जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, मतलब इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके ऊपर बनता है, ठीक है। और पूरी पीरियड ऑफ लोन में आपकी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, और कभी भी जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है वो बिना क्रेडिटर की नॉलेज के उस प्रॉपर्टी को बेच या खरीद मतलब बेच नहीं सकता है, उसको कोई भी किसी भी वे में डिस्पोज नहीं कर सकता है, किसी और को गिरवी नहीं दे सकता है, किसी और से इस चीज़ के पैसे नहीं ले सकता है, ठीक है, बेच नहीं सकता है विदाउट क्रेडिटर की नॉलेज के, ठीक है, वो फिक्स चार्ज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका इट इज़ क्रिएटेड ऑन असेट्स विच अंडरगो चेंजेस, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ये जो फ्लोटिंग चार्ज होता है ये उस चीज़ पर बनाया जाता है जिसके एसेट्स में चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल भी दिया है, देखिए स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स क्या होती है? स्टॉक्स वैल्यू अप डाउन होती रहती है ना अपने, ठीक है। इट इज़ एन इक्विटेबल चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। इन फ्लोटिंग चार्ज द सिक्योरिटी इज अलाउड टू बी यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अंटिल चार्ज क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। अगर आपका क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज में, आपको ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस चलता रहता है जबकि चार्जेस क्रिस्टलाइज ना हो जाए। क्रिस्टलाइज क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन मीन्स द चार्ज बिकम फिक्स्ड व्हेन द कंपनी फर्म सीज टू बी गोइंग कंसर्न और अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ बाइंडिंग अप और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ठीक है। मीन्स क्या हो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि अगर वो कंपनी बाइंड अप करने जा रही है, ठीक है, अब उसमें ऑपरेशन सीज हो गए हैं, तो फिर उस वे में आपका ये फिक्स चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, जो ये आपके जो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं वो सिक्योरिटीज होती हैं वो। नेक्स्ट है आपका परिपासु चार्ज। परिपासु चार्ज क्या होता है? ये आपके सेवरल क्रेडिटर्स के वे में बनता है, ठीक है ना। मीन्स क्या होता है, अब देखिए बहुत से ऐसे जो आपके कंसोर्टियम अकाउंट्स होते हैं, कंसोर्टियम अकाउंट्स क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा लोन होता है ना जो बहुत बड़ा होता है, किसी एक की बस की बात नहीं होती है कि वो लोन को दे सके। अब देखिए मान लीजिएगा इतना बड़ा लोन डूब गया तो वो बैंक तो बर्बाद हो गया ना, उसका तो फिर कुछ चलना ही नहीं है, वो इतना बड़ा लोन कैसे लेगा? क्योंकि आप बैंक लोन कैसे देता है? जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो उसको जहाँ से पैसा मिलता है उसी को तो वो आगे एडवांस में करता है ना। तो कुछ ऐसे लोन्स होते हैं ना जिसमें 2-4 बैंक्स मिलके या 2-4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स आगे आपस में कोलैबोरेट करते हैं और वो लोन देते हैं। तो इसमें उसी चार्ज की बात हो रही है जो उन क्रेडिटर्स के लिए बनता है, ठीक है। फिर आपका एक्सक्लूसिव चार्ज कौन सा होता है? ओनली वन क्रेडिटर हैविंग द चार्ज ऑन द असेट्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर क्रेडिटर, ठीक है, उसको एक्सक्लूसिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो 2 बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिया आपस में मिलके, लेकिन एक जो बैंक है उसने एक्सक्लूसिवली उस पे ऊपर जो है चार्ज लगा रखा है और दूसरा क्रेडिटर जो है ना उसमें इंटरवेन नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव चार्ज, ठीक। जैसे देखो एग्जाम्पल भी दिया है, असेट्स चार्ज ओनली टू बैंक बी फॉर कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है ना। ये चीज़ आपका फर्स्ट चार्ज कौन सा होता है? व्हेन असेट्स आर चार्ज टू अ क्रेडिटर ऑन फर्स्ट बेसिस दैट क्रेडिटर हैज द फर्स्ट चार्ज, ठीक है, उसको फर्स्ट चार्ज बोलते हैं। इजीली नेम से समझ में आ गया। सेकंड चार्ज क्या होता है? वेयर असेट्स आर ऑलरेडी चार्ज टू अ क्रेडिटर ऑन फर्स्ट बेसिस एंड सब्सिक्वेंटली द चार्ज इज क्रेडिटेड in favor of another creditor, the second creditor is called to have second charge. The right of second charge holder are subject to the right of first charge holder, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट चार्ज तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो फर्स्ट है जिसने आपको लोन दिया है उसके फेवर में अगर आप क्रेडिटर के फेवर में वो चार्ज बना रहे हो तो फर्स्ट चार्ज होता है, और सेकंड चार्ज क्या होता है? वही चीज़ आप सेकंड होल्डर के हैं उसमें बना रहे हो, पर हमेशा सेकंड होल्डर जो होता है ना वो फर्स्ट होल्डर का अंडर में आता है, मतलब उसका एक तरीके से सब्सिडी टाइप की होती है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड होल्डर जो होता है फर्स्ट होल्डर की सब्सिडी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाइपोथेटिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये मान लीजिए आप बैंक में प्लेज और हाइपोथेटिकेशन नेम आप बहुत बार सुनोगे, ठीक है। तो ये किसके अंडर में आता है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सरफाइसी एक्ट,
फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में मोस्टली जेवी के पेपर में आ जाता है और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरी फुल फॉर्म आ जाएगी कि सरफाइसी की फुल फॉर्म ये है या ये किसकी फुल फॉर्म है ना, कभी कभी आ जाएगा कि सरफाइसी एक्ट है, इसमें आर का मतलब क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप सरफाइसी की जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिए। तो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। और जो हमारा हाइपोथेटिकेशन आता है ये सेक्शन 2N के अंदर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथेटिकेशन कहते किसे हैं, देखो, इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाय अ बोरोअर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी और पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू सच क्रेडिटर एज सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंक्लूडिंग फ्लोटिंग चार्जेस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्जेस इनटू फिक्स्ड इनटू मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ये आपका हाइपोथेटिकेशन जो होता है ये मूवेबल प्रॉपर्टीज पे बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी बनता है सिक्योर किया जाता है क्रेडिटर के लिए, उसमें पोजीशन नहीं दिया जाता है, वो बोरोअर के पास ही होता है। आप बस अपने ऊपर इसके मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप से ले लेते हैं, लेकिन जो असली ओनरशिप तो है ही उनके पास, पर पोजेशन भी उन्हीं के पास होता है। जैसे मान लीजिए एक तरीके से, जैसे मान लीजिए घर है, आप उस पर रह रहे हो, तो घर तो आप ही के पास रह रहा है ना, तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मूवेबल, यहाँ पे मूवेबल चीज़ की बात हो रही है, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मशीनरी जैसे ले लो, चलो अगर मूवेबल में बात कर रहे हैं तो आप मशीनरी ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो वो चीज़ है, ठीक है। और इसमें जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होने पे ये फ्लोटिंग चार्जेस फिक्स चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं मूवेबल सिक्योर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब लीगल एस्पेक्ट्स इन हाइपोथेटिकेशन, एक तो ओनरशिप एंड पोजेशन एंड सेल होती है, ठीक है। अब हाइपोथेटिकेशन में क्या होता है, इक्विटेबल चार्ज होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, बोरोअर जो होता है वो ओनर होता है और पोजेशन रखता है अपने पास, ठीक है। ये चीज़ हमने ऊपर देखी ली थी, किसके बेसिस पे, ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है ना। क्रेडिटर के बिहाफ में वो अपने पास ओनरशिप तो उसकी है ही, बाकी अपने पास पोजीशन भी रखता है उस चीज़ का, ठीक है। अब डिफॉल्ट हो जाए, मान लो, ये चीज़ तो बात होगी हाइपोथेटिकेशन क्या होता है, बहुत ईजी छोटे से वे में समझ लिए। अब बात करते हैं कि अगर डिफॉल्ट कर दिया बोरोअर ने तो क्या होता है, अगर बोरोअर फेल कर देता है एडवांस को रिटर्न करने में, देन बैंक क्या करता है, विद कंसेंट, मतलब बोरोअर के कंसेंट के साथ उस सिक्योरिटी का पोजेशन ले लेता है, ठीक है ना। और देखो कंसेंट क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि ये पूछेगा कि हाँ मुझे आपकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप दो, पोजेशन दो, नहीं, कौन देगा। तो क्या करते हैं, विद अ नोटिस, नोटिस के थ्रू वो एक उनको नोटिफाई करते हैं और कंसेंट लेते हैं और उस बेसिस पे उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर लेते हैं, अगर डिफॉल्ट कर रहा है बोरोअर, ठीक है। और अगर पोजेशन इज गिवन, द हाइपोथेटिकेशन बिकम प्लेज, ठीक है ना। अब देखिए, अगर अभी क्या था, अभी हाइपोथेटिकेशन चल रहा था, लेकिन अगर पोजेशन जो है ना वो क्रेडिटर के पास चला गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका प्लेज में। अभी हम आगे प्लेज और हाइपोथेटिकेशन में डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। तो वो प्लेज में कन्वर्ट हो गया। अब बैंक को क्या होता है, अब बैंक के पास सारे राइट्स हैं ऑफ अ प्लेजी, इंक्लूडिंग द राइट टू सेल द सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। जैसे ही पोजेशन जो है वो उनके पास आता, जैसे ही जो पोजेशन है ना वो बैंक के पास जाता है तो वो प्लेजी बन जाता है, ठीक है। अब प्लेजी के पास सारे राइट्स होते हैं कि वो सिक्योरिटी को सेल कर सकता है, इवन कोर्ट का इंटरवेंशन भी नहीं चाहिए होता है उसमें, ठीक है। वेयर बैंक इज, अब इंटरवेंशन से क्या मतलब है, वेयर बैंक इज अनेबल टू गेट पोजीशन, द सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल थ्रू कोर्ट ओनली, ठीक है। हाँ, मतलब ये बात सॉरी बोल रहा है कि अगर बैंक के पास पोजेशन नहीं ले पा रहा है किसी वजह से, तब वो इंटरवेंशन लेता है कोर्ट का उस सिक्योरिटी को बेचने के लिए, ठीक है। अब अंडर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, जो ये सरफाइसी एक्ट है, the bank has got the right to sell the hypothecated securities without intervention of the court subject to compliance of certain legal formalities, ठीक है। मतलब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके सरफाइसी एक्ट के थ्रू अंडर में वो उस प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन बेच सकता है, ठीक है ना। देखिए, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास बोरोअर की हम किसी चीज़ का पोजीशन ले भी लेते हैं
तो भी इतना इजी नहीं है बैंक्स में कि हम कोई भी प्रॉपर्टी तुरंत बेच दें। हमें बहुत से लीगल फॉर्म्स जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। और सरपाइसी एक्ट जब आया ना तो इसने कुछ चीज़ों को ईजी कर दिया, ठीक है। हम बहुत ईजिली बना सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को और उसके बेसिस पे बेच देते हैं। लेकिन हमें फिर भी सब पता होना चाहिए कि हम कब बेच सकते हैं, अगर ऐसा केस हो जाए तो हम क्या कोर्ट का इंटरवेंशन कब लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने ऑथेंटिकेशन समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हाँ, शॉर्टेज भी है। इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटीज द बैंक कैन ब्रिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन ऑफ 405 ऑफ इंडियन पैनल कोड, ठीक है। ये बात कर रहा है कि अगर सिक्योरिटीज का शॉर्टेज हो गया या कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होते हैं जिसमें अंडर सेक्शन क्या है 405, ठीक है, ऑफ इंडियन पैनल कोड, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। अब प्लेज देखते हैं। प्लेज ऑथेंटिकेशन के बाद प्लेज है, लास्ट टॉपिक है। प्लेज क्या होता है? वही चीज़ है कि जो लीगल राइट है, मतलब चार्जेस ही होते हैं प्रॉपर्टी पे, पर ये डिफरेंट करते हैं ऑथेंटिकेशन से। कैसे कि पोजेशन जो सिक्योरिटी का है वो जो बैंक है उसके पास रहता है। मतलब ओनरशिप तो आपकी जो ओनर है, जो बोरोअर है उसके पास है, बट आपकी जो पोजेशन है वो आपका बैंक के पास आ जाता है, ठीक है, बैंक के पास रहता है। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स प्लेज्ड बाय द प्लेजर टू प्लेजी इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ प्लेज, ठीक है, विच में बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। मीन्स क्या होता है कि अगर प्लेजर जो आपका बोरोअर है उसको हम प्लेजर बोलते हैं, ठीक है। जो प्लेजर कौन सा होता है? प्लेजर जो आपका होता है ये आपका बोरोअर होता है, और जो आपका प्लेजी होता है, ठीक है ना, प्लेजी जो आपका है वो आपका क्रेडिटर होता है, ठीक है ना। तो और जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम प्लेज बोलते हैं। जिस चीज़ के लिए एक चीज़ क्रिएट की जाती है, बोरोअर क्रेडिटर को देता है, उसको हम प्लेज बोलते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। अब ये किसके अंडर में आता है? अंडर सेक्शन ऑफ 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है प्लेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेज इज अ बेलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स और सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ लोन, ठीक है। बेलमेंट बोलते हैं। प्लेज इज बेलमेंट डिलीवरी मीन्स, बेलमेंट का मीन्स क्या हुआ? डिलीवरी करना ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज फॉर पेमेंट ऑफ अ लोन, ठीक है। ओनली गुड्स मूवेबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स अंडर सेक्शन ऑफ 207 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स कैन बी प्लेज, ठीक है। ये तो चलो छोड़ो, ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, बेलमेंट एंड प्लेज किसे कहते हैं? प्लेज इज डिफरेंट फ्रॉम बेलमेंट, ठीक है। जो प्लेज होता है वो बेलमेंट से डिफरेंट होता है। कैसे? बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, व्हाइल द पर्पस इन प्लेज इज परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉमिस और सिक्योरिटीज फॉर अ डेब्ट, ठीक है। बेलमेंट में क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे के जाता है, ठीक है। मतलब जो बेलमेंट हुआ उसमें वो जो पर्सन है वो डिलीवरी करता है उस डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, जो भी जिसके लिए भी जिस पर्पज से भी किया जाए। अब प्लेज में क्या होता है? प्लेज में आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो प्रॉमिस होता है। किस चीज़ का प्रॉमिस होता है? जो सिक्योरिटी फॉर अ डेब्ट, जो आपने डेब्ट लिया उसके लिए एक प्रॉमिस होता है, बस ये चीज़ होती है, ठीक है। अब प्लेजी जो होता है ना वो गुड्स को सेल कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नहीं वो पे कर पा रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो प्लेजी के पास ये राइट होता है कि वो प्लेजर है उसको इन्फॉर्म करके उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे। बट जो बेलमेंट होता है, द गुड्स कैन बी रिटेन्ड ऑन बेलर कैन बी स्यूड फॉर चार्जेस, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ? जो गुड्स आपको दिए गए हैं डिलीवरी के लिए, पास डिलीवरी करके, उस पर आप स्यू कर सकते हो उनको। आप मतलब उन पर कोर्ट के थ्रू स्यू करके चार्जेस लगा सकते हो बेलर के ऊपर, ठीक है, रिटेन करके उसको, ठीक है। अब हु कैन प्लेज? अब प्लेजिंग कौन कौन कर सकता है? द ओनर ऑफ गुड्स, द एजेंट ऑफ द ओनर, द जॉइंट ओनर विद द कंसेंट ऑफ दैट अदर को ओनर एंड अ पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ? जो ओनर है वो कर सकता है, अगर किसी को उसने एजेंट बनाया तो वो कर सकता है, आपका जॉइंट ओनर कर सकता है, जो कि को ओनर से अपना एक वो लेगा, आपका कंसेंट लेगा, उसके बाद कर सकता है, ठीक है। राइट ऑफ प्लेज कौन कौन से होते हैं? जो प्लेजी होता है उसको ये राइट मिलता है ऑफ बेलीज विच इंक्लूड ही मे रिटेन द गुड अंटिल द पेमेंट ऑफ द डेप्थ, ठीक है। मीन्स क्या हो, जब तक डेप्थ पे नहीं होता तब तक वो उसके जो रिटेन कर सकता है गुड्स कैन बी रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस ऑल्सो इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी बट नॉट फॉर एनी अदर एग्जिस्टिंग डेप्थ विच इज नॉट कवर्ड बाय द प्लेज, ठीक है ना। मतलब जो प्लेज, जिसके लिए प्लेज लिया गया है केवल उसके लिए कर सकता है। ऐसा नहीं कि बाद में उसने कोई और लोन लिया या कुछ किया तो उसके लिए भी वो प्लेज हो जाएगा ना। जिसके लिए लिया गया है बस उसी के लिए, ठीक है। सेल द गुड्स बाय गिविंग अ ड्यू नोटिस, ठीक है। आप बिना नोटिस दिए उसको सेल नहीं कर सकते टू द प्लेजर इन केस द प्लेजर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द डेब्ट, सेक्शन 176 के अंदर, तब आप सेल कर सकते हो, ठीक है। टू सेल पेरिशेबल गुड्स इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्लेजी, ठीक है। जो प्लेजी है वो पेरिशेबल गुड्स को बेचने का कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है।
टू रिकवर चार्जेस इनकर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द प्लेज। ठीक है, वो चार्जेस भी रिकवर करता है जो उसने प्रिजर्व करने के लिए उस जो प्लेज जो आइटम्स है उसको रिकवर करने के लिए, अगर प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ यूज़ किया है तो उसके चार्जेस भी रिकवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीज राइट्स आर नॉट लिमिटेड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन के थ्रू ये राइट्स जो है ना वो लिमिटेड नहीं भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक राइट्स ऑफ प्लेज प्रिवेल्स ओवर एनी अदर ड्यू इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है, ऐसा करके है। ठीक है, वर्क ऑफ वेजेस मतलब वही कि इसके जो प्लेज होता है ये किसी भी अदर जो ड्यूज हैं उनके ऊपर प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, अब ड्यूटीज क्या होती है प्लेजी की? टू रिटर्न द गुड, अगर किसी ने अपना लोन पूरा कंप्लीट कर दिया है तो उसको वो गुड उसको लौटाना चाहिए। ठीक है, टू टेक मच केयर ऑफ द गुड्स विच यू हैव बीन टेकिंग हैड द गुड्स बिलोंग टू हिम। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर किसी ने आपके पास कोई आइटम रखा है तो आपको उसकी ऐसे ही केयर करनी है जैसे कि वो आपका खुद का आइटम हो। ठीक है, लास्ट जो हमारा मेन चीज़ है कि हाइपोथेटिकेशन एंड प्लेज में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी ना उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। तो डिफाइन डेफिनेशन में है हाइपोथेटिकेशन जो है आपका सरफाइसी एक्ट में आता है सेक्शन 29N के अंदर, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आता है अंडर सेक्शन 172। ठीक है, उसके बाद आपका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक है, और इसमें पोजेशन जो होता है वो जो क्रेडिटर होता है उसके पास नहीं होता है, पर इसमें बेलमेंट्स ऑफ गुड होती है और उसका जो पोजेशन होता है वो ओनर के क्रेडिटर के पास आ जाता है। ठीक है ना, पार्टीज कौन सी होती हैं? बोरोअर कौन होता है? बोरोअर को हम हाइपोथेटिकेटर बोलते हैं और बैंक को बोलते हैं हाइपोथेटिकेटी। ठीक है, और जो प्लेजर होता है, जो बोरोअर होता है उसको हम प्लेजर बोलते हैं या पॉनर बोलते हैं। ठीक है, बैंक को क्या बोलते हैं? प्लेजी एंड पॉनी। ठीक है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती हैं? मूवेबल असेट्स होता है, कैसे? आपका गुड्स हो गया, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गया। ठीक है, और इसमें प्लेज में आपका गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ चार्ज, इक्विटेबल चार्ज होता है और ये लीगल फिक्स चार्ज होता है। ठीक है ना, आपका ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ओनरशिप। ओनरशिप दोनों में बोरोअर के पास ही रहती है। ठीक है ना, पोजेशन हाइपोथेटिकेशन की केस में बोरोअर के पास रहता है। ठीक है, विदाउट कंसेंट दिए वो ओनर की पोजीशन नहीं ले सकता है, इन द केस अगर उसने नहीं पेमेंट किया है तो वो बेचने के लिए। और पोजीशन जो होता है ना बैंक के पास रहता है टिल रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, बैंक को वो प्रिजर्व करके रखना होता है, सिक्योरिटीज अच्छे से रखनी होती है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बोरोअर टू डिलीवर द सिक्योरिटीज इफ डिमांडेड बाय द बैंक। ठीक है ना, अगर बैंक ने डिमांड किया नहीं हमें सिक्योरिटीज चाहिए तो ये उसका काम है बोरोअर का कि वो उसको ला के दे। ठीक है, और पोजीशन क्या होता है? कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है ना, राइट्स ऑफ सेल क्या होते हैं? सरफाइसी एक्ट के थ्रू पॉसिबल है पोजेशन के बाद। इसमें क्या होता है? नोटिस देने के बाद आप पब्लिक ऑक्शन करते हो। ठीक है ना, किसमें? प्लेज में। रिस्ट्रिक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद आरओसी। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा? अंडर सेक्शन ऑफ 125 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करते हो और इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है अगर प्लेज है। लिमिटेशन क्या होता है? 3 years होते हैं, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है कोई लिमिटेशन। ठीक है, हमने ये टॉपिक फिनिश कर लिया है अब। ठीक है, तो आपने सब समझा। अब हमने क्या देखा था? चार्ज ओवर सिक्योरिटीज में आपने डिफरेंट चार्जेस पढ़े, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, पारी पैसू, एक्सक्लूसिव, हाइपोथेटिकेशन पढ़ा, प्लेज पढ़ा और उसके बीच में डिफरेंसेस पढ़े। ठीक है, इसके साथ ही ये टॉपिक फिनिश हो गया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।